1980s में ज्यादातर कार्स के अंदर 2 से 3 सेफ्टी फीचर्स ही हुआ करते थे, लेकिन अब पैसिव और एक्टिव सभी तरीके के फीचर्स को मिला के आजकल की मॉडर्न कार्स के अंदर 10 से 20 सेफ्टी फीचर्स होते हैं। अब हम में ज्यादातर लोगों को इन सेफ्टी फीचर्स के नाम तो पता होते हैं, लेकिन ये काम कैसे करते हैं और इनके पीछे की साइंस क्या है वो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होती है। और इसीलिए सभी तरीके के कार ओनर्स और ऑटो एंथुसियास्ट लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, जिसमें आपको ये जानने को मिलेगा कि आखिर ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट कार सेफ्टी फीचर्स काम कैसे करते हैं और इनके पीछे की साइंस क्या होती है। मैंने इस वीडियो के अंदर ESP से लेकर एयरबैग्स तक सभी तरीके के एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर्स को कवर किया है, लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो कॉमनली कार्स के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं, इसीलिए मैंने उनको वीडियो के अंदर इंक्लूड नहीं किया है। जैसे कि ऑडी का प्री सेंस साइड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, इस तरीके के फीचर्स मैंने ऐड नहीं करे हैं। तो ये जो सेफ्टी फीचर्स होते हैं ना, ये मेनली 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव सेफ्टी फीचर्स। एक्टिव सेफ्टी फीचर्स उन्हें बोला जाता है जो गाड़ी को किसी भी तरीके के एक्सीडेंट में इंडल्ज होने से पहले ही रोक लेते हैं या उसको बचा लेते हैं, जैसे कि ABS, ADAS, ESC या फिर ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह। और पैसिव सेफ्टी फीचर्स वो होते हैं जो गाड़ी के एक्सीडेंट होने के बाद लोगों की जान बचाते हैं, जैसे कि सीट बेल्ट्स, एयर बैग्स या फिर गाड़ी का बॉडी शेल। तो चलिए सबसे पहले हम एक्टिव सेफ्टी फीचर्स के बारे में जानते हैं, और उसमें भी सबसे पहले बात करते हैं ABS की, यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तो ABS सबसे बेसिक एक्टिव सेफ्टी फीचर माना जाता है, जो कि ऑलमोस्ट हर एक गाड़ी के अंदर पाया जाता है। अब आपको ये तो पता होगा कि ABS का काम होता है ब्रेक सप्लाई होने पर कार्स के व्हील्स को लॉक होने से रोकना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। लेकिन ब्रेक्स के लॉक होने से गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? इसके पीछे काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन के सिद्धांत काम करते हैं। अब जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं है ना, वो बहुत ज्यादा ध्यान से सुने, और जो लोग बैक बेंचर्स हुआ करते थे वो भी। मान लो जमीन पर एक बड़ा और भारी बॉक्स रखा हुआ है जिसको आपको खिसकाना है। अब क्योंकि ये डब्बा बड़ा है और बहुत ज्यादा भारी है, इसीलिए स्टैंड स्टिल से इसको जब आप धक्का मारना चालू करोगे ना, तो आपको ये रियलाइज होगा कि ये ना हिल नहीं रहा है। इसको हिलाने के लिए आपको बहुत ज्यादा जान लगानी पड़ रही है। लेकिन जैसे ही ये मूव करने लगता है आपकी कोशिशों के बाद, तब आप ये फील करते हैं कि अब मूव होते हुए बॉक्स को और भी ज्यादा मूव करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, यानी कि अब आपको फोर्स कम लगानी पड़ रही है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हो ना, तो उसके अगेंस्ट एक और फोर्स काम कर रही होती है, जो कि बॉक्स और फ्लोर के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से निकलती है, जिसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोला जाता है। अब जब आप बॉक्स को धक्का देकर हिलाने की कोशिश कर रहे थे और जब ये हिल नहीं रहा था, तब जो फ्रिक्शनल फोर्स आपके काउंटर में एक्ट कर रही थी वो थी स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स। और जब आप बॉक्स को धक्का देकर मूव कर पा रहे थे, तब जो फ्रिक्शन आपके काउंटर में एक्ट कर रहा था वो था काइनेटिक फ्रिक्शन। और क्योंकि खड़े बॉक्स को मूव करने में ज्यादा मुश्किल होती है, इसीलिए माना जाता है कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, ये मच मोर स्ट्रॉन्गर होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से। और यही कॉन्सेप्ट गाड़ी के घूमते पहियों पर भी लगता है। जब कार का टायर सड़क पे घूम रहा होता है और कार मूव कर रही होती है, तब टायर्स और सड़क के बीच में जो फ्रिक्शन होता है ना, वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन जब गाड़ी के व्हील लॉक हो जाते हैं और कार तब भी मूव कर रही होती है, यानी कि जब गाड़ी स्किड कर रही होती है, तब जो फ्रिक्शन लग रहा होता है वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। और जैसा मैंने पहले बताया कि काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन के मुकाबले काफी कमजोर होता है, इसीलिए जब कार स्किड होने के बाद रुकती है ना, तो वो काफी दूर जाके रुकती है बिना स्किड हुए रोके जाने पर। और एक चीज ये भी होती है कि जब गाड़ी के टायर्स लॉक हो जाते हैं ना, तब आप कार को टर्न भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगेन काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो उतना ताकतवर नहीं होता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि कार के पहिए और सड़क के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए, ना कि काइनेटिक फ्रिक्शन, तभी गाड़ी स्टेबिलिटी के साथ रुक पाती है। और यहीं पर गेम में आता है ABS। जैसे ही आप हार्ड ब्रेकिंग करते हैं, तो गाड़ी के चारों व्हील्स पर लगे हुए स्पीड सेंसर्स इस बात की इंफॉर्मेशन मॉड्यूलेटर यूनिट को देते हैं कि कौन से व्हील्स लॉक होने वाले हैं। और ये जानकारी पाने के बाद मॉड्यूलेटर यूनिट उस व्हील पर लगे हुए ब्रेक पैड को रिलीज कर देती है। और ये एक इंपल्सेटिंग एक्शन में होता है, जैसे कि हमारा दिल धड़कता है, ऑन ऑफ। यह एक्शन कई इंस्टेंसेस में एज हाई एज 20 टाइम्स पर सेकंड तक भी हो सकता है, यानी कि सिर्फ 1 सेकंड के अंदर अंदर 20 बार ब्रेक पैड लगेंगे और हटेंगे, ताकि व्हील्स लॉक ना हो, स्टैटिक फ्रिक्शन मेंटेन रह सके और आपकी गाड़ी कंट्रोल के अंदर आके रुके। इसके बाद जो सेकंड सेफ्टी फीचर है, जिसे ABS का ही आप एक्सटेंशन बोल सकते हैं, वो है ESC, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, जिसे ESP भी बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। तो ESC या ESP तब हरकत में आता है जब आपको सडन मनूवर करना पड़ता है, जैसे कि आपके सामने एकदम से कुछ आ जाए और आपको गाड़ी सडनली स्टेयर करनी पड़े, या आप किसी कर्व पे बहुत तेजी से गाड़ी मोड़ रहे हो। इन तरीके की कंडीशंस में ESC कार के इंडिविजुअल व्हील्स पर लगे हुए ब्रेक्स को कंट्रोल करता है और उन्हें अप्लाई करके गाड़ी को स्किड होने से रोकता है। और कौन सा ब्रेक कितनी देर के लिए लगेगा या फिर कौन सा नहीं लगेगा, ये सब कुछ कंप्यूटर खुद डिसाइड करता है विद द हेल्प ऑफ सम सेंसर्स, जैसे कि व्हील स्पीड सेंसर जो कि ईच व्हील पे लगा होता है, स्टीयरिंग व्हील एंगल सेंसर, लेटरल एक्सेलरेशन सेंसर, कंट्रोल यूनिट जो इन सभी सेंसर्स के इनपुट के हिसाब से कमांड देती है, एंड हाइड्रोलिक यूनिट जो ब्रेकिंग प्रेशर बिल्डअप करती है एंड रिड्यूस करती है।
ट्रैक्शन कंट्रोल भी एक तरीके से ESC का पार्ट ही होता है। आप ऐसा समझ लो कि ABS, ESC और ट्रैक्शन कंट्रोल तीनों में ही आपस में भाई बंधु हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल का काम सिर्फ एक होता है, व्हीकल को स्लिप होने से बचाना। और ट्रैक्शन कंट्रोल ऐसा दो तरीके से कर सकता है, यानी कि ब्रेक अप्लाई करके या फिर इंजन की स्पीड को रिड्यूस करके। जब ट्रैक्शन कंट्रोल सेंस करता है कि गाड़ी का कोई एक व्हील बाकी व्हील्स के मुकाबले ज्यादा तेजी से घूम रहा है, तो वो ECU को ये सिग्नल भेजता है और एट द एंड उस व्हील पर ब्रेक अप्लाई हो जाती हैं और दूसरे व्हील्स पर पावर ट्रांसफर हो जाती है। या इसके साथ ही कई बार TCS यूनिट इंजन की पावर को भी कट करती है ताकि ड्राइवर व्हील स्पिन ही ना करता रह जाए। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि ABS, TCS और ESP कैसे काम करते हैं और कैसे ये तीनों ही लॉ ऑफ फ्रिक्शन का यूज करते हैं गाड़ी को स्टडी रखने के लिए। चलो अब हम उन फीचर्स की बात कर लेते हैं जिन्हें कलेक्टिवली ADAS बोला जाता है, या फिर एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। ADAS अपने आप में कोई सेफ्टी फीचर नहीं है, बल्कि जब कई तरीके के सेफ्टी फीचर्स को आपस में मिला दिया जाता है तो उन्हें कलेक्टिवली ADAS बोला जाता है। जैसे कि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम में आपकी गाड़ी में रडार्स और अल्ट्रासोनिक सेंसर्स इक्विप किए जाते हैं और ये टिपिकली गाड़ी के साइड में या फिर पीछे की तरफ लोकेटेड होते हैं। और जब भी आप इंडिकेटर देकर लेन चेंज करते हैं या फिर कोई गाड़ी आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाती है, तो फिर रडार और अल्ट्रासोनिक सेंसर्स इसको सेंस करते हैं और ड्राइवर को साउंड, लाइट या फिर हैप्टिक फीडबैक की मदद से बताते हैं कि भैया पीछे कुछ है। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एंड कोलिजन प्रिवेंशन भी इसी तरीके की रडार पर बेस्ड टेक्नोलॉजी है। अब एक नॉर्मल क्रूज कंट्रोल में क्या होता है कि आप क्रूज कंट्रोल को जिस स्पीड पर सेट कर देते हैं ना, गाड़ी उसी स्पीड पर लगातार चलती रहती है। लेकिन एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के अंदर ऐसा नहीं होता है, बल्कि इसमें लगे हुए रडार्स कंटिन्यूअसली रेडियो वेव्स को एमिट करते रहते हैं और पता लगाते रहते हैं कि जो गाड़ी आगे चल रही है उसकी स्पीड क्या है या फिर उसकी स्पीड किस तरीके से चेंज हो रही है। और उसी हिसाब से आपकी गाड़ी भी आगे चलने वाली गाड़ी को फॉलो करती रहती है, लेकिन सर्टेन सेट लिमिट स्पीड तक ही। ऐसा नहीं है कि वो 150 पे भगाने लग जाएगा तो आपकी गाड़ी भी भागेगी, ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा अगर सामने वाली गाड़ी अगर सडनली ब्रेकिंग कर दे या फिर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए आपके सामने, तो भी गाड़ी अपने आप ही ब्रेकिंग कर सकती है। मॉडर्न ACCs काफी ज्यादा एडवांस होते हैं। इसके अंदर सिर्फ रडार ही नहीं बल्कि लाइडार, कैमरास और GPS तक इक्विप होते हैं। और कुछ कार्स के ACC कंप्यूटर्स कॉम्प्लेक्स प्रेडिक्शन एल्गोरिदम भी रन करते रहते हैं, जिसकी मदद से वो ये प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि जो सामने वाला व्हीकल है उसका बिहेवियर क्या है। जैसे कि कई एडवांस ACCs 5 सेकंड पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो सामने गाड़ी चल रही है वो लेन चेंज करने वाली है ना। काफी इंटरेस्टिंग। लेन कीप असिस्ट और लेन डिपार्चर वार्निंग्स भी इन्हीं फीचर्स के साथ कॉमनली दिए जाते हैं और ADAS का पार्ट होते हैं। इसमें इक्विप्ड होते हैं फॉरवर्ड फेसिंग कैमरास जो लेन मार्किंग्स को डिटेक्ट करते हैं, यानी कि जो येलो लाइंस होती हैं या फिर व्हाइट लाइंस होती हैं रोड पर उनको। और इसमें रडार्स और लाइडार सेंसर्स भी होते हैं जो कि व्हीकल के सराउंडिंग को देखते रहते हैं और GPS लोकेशन भी बताता रहता है कि आगे आने वाली कंडीशन किस तरीके की है। अब इन सभी सेंसर्स और कंपोनेंट्स की मदद से गाड़ी लेन छोड़ने से पहले ड्राइवर को चाइम या फिर हैप्टिक फीडबैक की मदद से आगाह कर देती है और कई बार इंडिकेटर दिए बिना लेन चेंज करने पर गाड़ी अपने आप ही आपको लेन के अंदर ले आती है, अपने आप स्टेयर करके। और यही वो सारे कंपोनेंट्स हैं जो गाड़ी को अपने आप भी चलने में मदद करते हैं, जिसे ऑटोनोमस ड्राइविंग भी बोला जाता है। एक्टिव सेफ्टी फीचर्स के बाद चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं पैसिव सेफ्टी फीचर्स की। पैसिव सेफ्टी फीचर्स वाला टॉपिक भी अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन जो पैसिव सेफ्टी फीचर्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉनिकली और मैकेनिकली उतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं जितने एक्टिव वाले होते हैं। और इसीलिए इनकी जो मेंटेनेंस होती है ना, वो भी कोई खास नहीं होती है। लेकिन हो सकता है कि एक बार इनके डिप्लॉय होने पर इनको दोबारा बदलना पड़ जाए, जैसे कि एयरबैग्स, जो कि डिप्लॉय होने के बाद दोबारा नए लगाने पड़ते हैं। एयरबैग खुद एक फ्लेक्सिबल फैब्रिक से बना हुआ बैग होता है। गाड़ी में लगे हुए इंपैक्ट सेंसर जैसे कि एक्सेलरोमीटर जब ये नोटिस करते हैं कि गाड़ी एकदम से डीएक्सेलरेट हुई है बहुत तेजी से, तब वो ये जानकारी गाड़ी में लगे इन्फ्लेशन मॉड्यूल को भेजते हैं। इन्फ्लेशन मॉड्यूल एक केमिकल रिएक्शन चालू करता है जो कि टिपिकली सोडियम एजाइड का होता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन गैस निकलती है बहुत ही तेजी से और इन जान बचाने वाले गुब्बारों को सिर्फ 60 मिलीसेकंड के अंदर फुला देती है। जब सामने से कोलिजन होता है तब बहुत ही ज्यादा फोर्स के साथ ड्राइवर का हेड या फिर अपर चेस्ट वाला रीजन गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर जाकर भिड़ सकता है, जिसकी वजह से ड्राइवर को सीवियर इंजरी हो सकती है और डेथ भी हो सकती है। और इसीलिए एयरबैग्स के साथ साथ कई कार्स के अंदर कोलैप्सिबल स्टीयरिंग कॉलम्स भी दिए जाते हैं। ये एक इनर और आउटर शाफ्ट से बने होते हैं, जिसकी मदद से एक्सीडेंट होने पर ये खुद कोलैप्स हो जाते हैं और सारा का सारा इम्पैक्ट अब्सॉर्ब कर लेते हैं और स्टीयरिंग को ड्राइवर से थोड़ा सा दूर ले जाते हैं। अब ये वाला जो सेफ्टी फीचर था ना, मेरे ख्याल में इसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन एक ऐसा सेफ्टी फीचर है जिसके बारे में लोगों को पता तो है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है, यानी कि हेडरेस्ट। जी हाँ, हेडरेस्ट आपकी जान बचा सकता है। अगर आपकी गाड़ी को कोई गाड़ी पीछे से बहुत ही ज्यादा तेजी से ठोकती है तो आपको व्हिप्लैश इंजरी हो सकती है, यानी कि आपकी गर्दन और स्पाइन में बहुत ही भयंकर चोट लग सकती है, जिसकी वजह से पैरालिसिस तक हो सकता है। और इसीलिए इसी तरीके की चोट से ऑक्यूपेंट्स को बचाने के लिए गाड़ियों की सीट्स में दिए जाते हैं हेडरेस्ट। अब आगे वाली जो सीट्स होती हैं उनके अंदर तो प्रॉपर हेडरेस्ट मिल जाते हैं आपको, लेकिन इंडिया में बिकने वाली कई कार्स ऐसी हैं जिनमें आपको ऐसे हेडरेस्ट मिलते हैं जो सिर्फ आपकी गर्दन को ही सपोर्ट करते हैं। इसीलिए जब आप गाड़ी खरीदने जाएं तो ये ध्यान रखें कि आपके जो पीछे बैठने वाले ऑक्यूपेंट्स हैं उनको भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिले, या फिर अगर एडजस्टेबल नहीं है तो इतने बड़े हों साइज में कि वो एटलीस्ट सर को कवर कर सकें।
सीट बेल्ट के बारे में तो आप सभी लोगों को पता होगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन ये बात ज़रूर बताऊंगा कि भैया सीट बेल्ट गाड़ी को चालू करने से पहले पहनी जाती है। यानी कि जब आप गाड़ी मूव करना चालू करते हैं उससे पहले सीट बेल्ट लगाई जाती है, ना कि उसके बाद। चाहे आप गाड़ी 500 मीटर के लिए भी लेके जा रहे हो, सीट बेल्ट जरूर लगाइए। और एक मिथ भी मैं बस्ट कर देता हूँ, कई लोगों को ऐसा लगता है कि एयरबैग्स तब नहीं खुलते हैं जब सीट बेल्ट लगी होती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। एयरबैग्स बिना सीट बेल्ट लगाए भी खुलते हैं और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है अगर ऐसी कंडीशन में एयरबैग खुल जाए तो। इसीलिए सीट बेल्ट जरूर लगाया करिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में ये भी जरूर बताइए कि वो 5 सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर्स कौन से हैं जो हर एक बेसिक गाड़ी के अंदर होने चाहिए आपके हिसाब से। थैंक यू।